जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य अध्ययन के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न बार बार किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपकी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों ये प्रश्न है जो 2020 में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है। इसके ऑप्शन है काठमांडू, भारत, बांग्लादेश, भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सार्क में कितने देश सम्मिलित हैं? तो इन देशों को भी देखते हैं। सार्क में है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान देश शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों यह भी क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में पूछा गया है, तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। इसका ऑप्शन है 1947, 1956, 1951, 1966। तो इसका राइट आंसर होगा 1956। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया। इसका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1950 या 1 अक्टूबर 1885। तो इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आवंटित की गई हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी आरओ 2007 में पूछा गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके ऑप्शन है 22, 20, 21, 24। तो इसका राइट आंसर होगा 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20 सीटें आवंटित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के लिए अधिकतम 530 सदस्य जो राज्यों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं तथा अधिकतम 20 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुने जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य कौन कौन है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन यूपी आरओ 2017 में पूछा गया है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं वो कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? तो दोस्तों आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। दोस्तों यह क्वेश्चन यूपी पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो दोस्तों आपको बताना है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसके ऑप्शन है भाग 4, भाग 1, भाग 3, भाग 8। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है जो कारखाना में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रायद्वीप भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो इसका ऑप्शन है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। प्रायद्वीप भारत की नदियों में गोदावरी नदी है जो सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई है जो 1465 किलोमीटर की लंबाई है, जो गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो दोस्तों आपको बताना है कि निम्न नदियों में कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसका ऑप्शन है दामोदर नदी, गंडक नदी, सोन नदी या चंबल नदी। दोस्तों यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी। दामोदर नदी है जो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। इसका ऑप्शन है रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी या चेनाब नदी। इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। सतलज नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। सतलज नदी है जो तिब्बत स्थित राकसताल झील से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? ये राकसताल झील से निकलती है जो तिब्बत में है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई सिपकिला दर्रे के पास से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है वो सिपकिला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यह नदी हिमालय को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है और यह आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाती है। जो सतलज नदी है वो आगे चलकर ब्यास नदी में मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आलू की चिप्स प्लास्टिक के थैले में किसके वातावरण में संकुचित की जाती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि जो आलू की चिप्स है प्लास्टिक के थैले में किसके वातावरण में संकुचित की जाती है। इसका ऑप्शन है आयोडीन गैस वातावरण में, नाइट्रोजन गैस वातावरण में, ऑक्सीजन गैस वातावरण में या हाइड्रोजन गैस वातावरण में। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस वातावरण में। आलू की चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोकती है। नाइट्रोजन गैस से ऑक्सीकरण क्रिया रुकती है। यह गैस जीवाणुओं एवं दूसरे कीटाणुओं को नहीं बढ़ने देती है, इसलिए आलू की चिप्स में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो दोस्तों आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इसका ऑप्शन है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नानक साहब या मंगल पांडे। तो इसका राइट आंसर होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसके ऑप्शन है
अजीमुल्ला, बिरजिस कद्र, बख्त खां या सलीम खां। तो इसका राइट आंसर होगा बख्त खां। बख्त खां को बहादुर शाह ने शाह आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो इस ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधीर सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किसके सतत प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसके सतत प्रयासों से मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके ऑप्शन हैं दयाराम गिडमल, डी.के. कर्वे, रामाबाई, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका राइट आंसर होगा डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के प्रयासों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1875, 1856, 1854 या 1877। तो इसका राइट आंसर होगा 1875। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पत्र है जो अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके ऑप्शन है कामरेड, अल हिलाल, द इंडियन एसोसिएशन या जमींदार। इसका राइट आंसर होगा अल हिलाल। अल हिलाल का प्रकाशन जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इस पत्र को 1914 ईस्वी में प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष मुंबई पहुंचा। तो दोस्तों आपको बताना है जो साइमन कमीशन है वो किस वर्ष मुंबई पहुंचा। तो इसका ऑप्शन है 3 फरवरी 1928, 13 अप्रैल 1919, 5 फरवरी 1922, 24 मार्च 1946। इसका राइट आंसर होगा 3 फरवरी 1928। जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुई थी। चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था और 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन आया था जो भारत आया था वह 24 मार्च 1946 को आया था।